गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं देवेंद्र कुमार आप लोगों का इस लेक्चर क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग टेंस पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो जैसा कि कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि टेंस को बहुत कम समय में हम लोग खत्म कर देंगे या हम खत्म कर देते हैं, तो लेकिन वो पूर्ण नहीं रहता है, क्योंकि इतना उसका ब्राड क्षेत्र है कि हम 1-2 घंटे में उसको खत्म ही नहीं कर सकते हैं। जब तक ले आपके 2-4 पार्ट जब 6 पार्ट नहीं बनेगा तब तक टेंस इतना आसान नहीं खत्म होना। और अगर खत्म भी किसी तरीके से किया जा सकता है तो वो पूर्ण रूप से उसका जितना थ्योरी है उसका जितना मेथड है सब मेथड उसमें पूरा नहीं होगा। तो इसलिए तो आप लोग मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा टेंस का इसमें वो बन रहा है, पार्ट बन रहा है, ऐसा नहीं है। तो समय जो जितना टेंस का पार्ट बनेगा मीन्स जितना वीडियो बनेगा पार्ट का, धीरे धीरे हम सब वीडियो बनाएंगे, बट थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं, आपको बहुत समय नहीं देना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा वीडियो, बट इतने हैं कि आप लोग परेशान होने की मतलब आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा धैर्य बनाए रखेंगे और धैर्यतापूर्वक आप देखेंगे आपको इसमें टेंस में पूरा जो है विस्तार पूर्वक हम पढ़ाएंगे। बट इतना भी नहीं कि जैसे आप कल देखेंगे, आपका अगर कल वाला वीडियो आप लोग नहीं देखेंगे तो कल वाला वीडियो देख लेंगे, तो इस ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ बढ़ा चढ़ा के बताया गया, जितना है उससे उतने मेन पॉइंट कुछ बताया गया, हमसे बहुत ज़्यादा बताया नहीं गया है कि बहुत ज़्यादा कुछ बताया गया जिससे वीडियो बहुत लंबा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। केवल जितना उसमें जिसका जो मेन मेथड है, यहाँ तक हम उसको ज़्यादा उसमें एग्जाम्पल भी नहीं देकर के बताया, डायरेक्टली जो नियम आपको नियम लिखाया गया है, नियम पढ़ाया गया है बस, उसके अलावा अदरवाइज नथिंग है, मीन्स कुछ भी नहीं उसमें पढ़ाया गया है जो आपको ऐसा लगे कि वो बिल्कुल बेकार है। तो इसलिए आप धैर्य बनाए रखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा और ज़्यादा अच्छे से वीडियो का आनंद भी लेंगे, आपको अच्छा भी लगेगा वीडियो। तो इसलिए बहुत ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। अभी आज हम लोग एक बार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फिर से अभी पढ़ेंगे, उसके बाद तक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बारे में कल हम कुछ बताए थे कि पहचान इसका बताया था और सहायक क्रियाएं बताए थे, अफर्मेटिव सेंटेंस एक सेंटेंस भी हो गया था। तो नेगेटिव सेंटेंस में बस इसे थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस क्योंकि हम जो आपसे बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जितने भी सेंटेंस है, चारों सेंटेंस अगर आप पढ़ लेते हैं तो जितने बाकी जो टेंस बचेगा, जितने भी टेंस है इसमें किसी भी टेंस में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। मीन जैसे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस रहेगा सेम उसी प्रकार से आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अदर जितने भी टेंस हैं सब टेंस का सेम उसी प्रकार से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सब सेंटेंस वैसे रहता है। बस केवल उसमें के हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो मेन मुख्य क्रिया होते हैं वही बदल जाता है कि मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म प्रयोग किया जा रहा है, बस इतने से बदलता है। बाकी और जितना भी अब नियम होता है सब वही नियम रहता है। तो अब चर्चा करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। फिर से नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब पहचान तो इसमें क्या आपको बताया गया है, अफर्मेटिव सेंटेंस भी बताया गया है। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसका हिंदी नकारात्मक वाक्य। और जब नकारात्मक वाक्य लिखे या नेगेटिव सेंटेंस लिखे हैं तो आपको मालूम हो गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी सेंटेंस है, मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस है। इसलिए हम बहुत थोड़ा इसके बारे में अध्ययन करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में किसी काम को करने से इनकार कर दिया जाता है, मींस उसको किया नहीं जाता है, उसको करने से इनकार कर दिया जाता है। जैसे आपको कोई कहता है कि मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, जैसे कोई कहता है कि मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, इस प्रकार से सेंटेंस रहता है कि काम करने से मना कर दिया जाता है। तो इसका देखेंगे ट्रांसलेट होगा कि मैं आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। अब देखेंगे केवल इसमें इतना परिवर्तन हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है, मीन्स सहायक क्रिया के बाद केवल आपको नॉट का प्रयोग करना है। बाकी जितने भी जैसे भी आप अफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेट किए हैं वैसे इसमें किया जाएगा। तो इसका केवल नोट में वाक्य बनाने के नियम में
केवल इतना लिखना है कि वाक्य का अनुवाद करते समय सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। नॉट का प्रयोग किया जाता है। सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। अब सहायक क्रिया आपको पता है कौन कौन से हैं, तो इसका फार्मूला केवल देख लेंगे। फार्मूला क्या है? फार्मूला इसका है कि सबसे पहले वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट इसमें हो जाएगा प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। अर्थात आप देखेंगे कि सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में सहायक क्रिया आप जान रहे हैं इज एम आर है, उसके बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा। इसमें नॉट बढ़ा दिया गया है कि निगेटिव में केवल नॉट बढ़ जाता है, बाकी जितना भी आप रहेगा सब अफर्मेटिव का रहेगा। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, उसमें आईएनजी हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे एग्जांपल में समझ लीजिए, देख लीजिए आप ऊपर कैसे होगा कि कोई चीज इसमें कोई काम करने से इनकार कर दिया जाता है, ठीक ना। बस यही आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है कि किसी काम को जब इनकार कर देता करने के लिए नेगेटिव सेंटेंस होता है, और उसका ट्रांसलेट आपको इस प्रकार से करना है, बाद उसका आपको इस प्रकार से किया जाता है। तब इसके बाद आप अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो अब हम इंट्रोगेटिव तीसरा देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसके में से आपको मालूम होगा कि प्रश्नवाचक वाक्य होता है इसके में से। अब हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले में कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। प्रश्न दो तरीके से पूछा जाता है, तो एक तो होता है यस और नो में आंसर देने वाला, और एक तो होता है उसका अनुवाद करने वाला। अनुवाद तो दोनों किया जाता है, लेकिन एक कहा जाता है कि यस और नो वाला होता है, दूसरा होता है एक क्वेश्चन वर्ड होता है। तो जिसमें यस और नो वाला होता है उसमें वाक्य के पहले क्या शब्द आता है, और जो जिसका जो है क्वेश्चन वर्ड होता है उसमें क्वेश्चन वर्ड में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, उसमें जो है प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं। तो उस पर उसका जो है दोनों का अनुवाद, दोनों का अलग अलग तरीके से अनुवाद किया जाता है। तो उसका देखेंगे किस प्रकार से अनुवाद किया जाता है। और हम पिछले वीडियो में हम लोग देखे भी हैं कि किस प्रकार से अगर वाक्य के पहले क्या शब्द आता है, यदि वाक्य के पहले क्या शब्द आता है, वाक्य के पहले क्या शब्द आता है, क्या शब्द आता है, तो इसके लिए हमको किसका प्रयोग करना होता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है। वो भी वाक्य के पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, वो भी वाक्य के पहले प्रयोग करना होता है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब में इसमें क्या है, इज, एम और आर। जिस प्रकार से सब्जेक्ट होगा उसी प्रकार से आप इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे यदि वाक्य के पहले क्या शब्द आता है तो। और यदि जो है अब इसका फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला इसका हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखेंगे सबसे पहले कोई आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा, सहायक क्रिया रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, आईएनजी रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। और जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेंगे सब में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है, क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जो भी वाक्य कोई भी आप देख सकते हैं कि क्या वे
क्या वे खा रहे हैं। अब देखिए खाने का जैसे टेकिंग टू फूड होता है, आप ईटिंग भी लगा सकते हैं, टेकिंग टू फूड लगा सकते हैं। तो यदि वाक्य के पहले क्या शब्द आता है, जिसके लिए हमको सहायक क्रिया का प्रयोग करना है। सहायक क्रिया 3 है, इसमें इजमार है। अब सबसे पहले हम यहाँ सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर है। अब ये सब्जेक्ट जो हमारा प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के लिए हम कल बताए थे कि प्लूरल नंबर के लिए आर का प्रयोग किया जाता है। तो हो जाएगा आर दे। अब इधर देख लेंगे थोड़ा सा कि खाने के लिए ऐसा नहीं कि खाने ईटिंग लगा दिया जाए तो गलत हो जाता है, ऐसा नहीं है। कुछ ईटिंग लगा दिया जाए तो भी सही होता है, और वरना प्रेजेंट में जो इस तरीके से होता है मॉडर्न में, उसमें टेकिंग टू फूड लगाया जाएगा। टेकिंग टू फूड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। मीन्स हो जाएगा आर दे टेकिंग टू फूड, आर दे टेकिंग टू फूड, या आप आर दे ईटिंग लिखते हैं, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो भी सही रहेगा। तो ये रहा यदि वाक्य के पहले क्या शब्द आता है। दूसरा है यदि वाक्य के बीच में क्या कहा कब जबकि, मीन्स क्वेश्चन वर्ड वाला। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह अर्थात क्या, कहाँ, कब, जब, क्यों आदि भी क्वेश्चन वर्ड हो सकते हैं, ये सब आता है। तो इसकी अंग्रेजी हमको वाक्य के पहले लिखना है व्हाट वेयर व्हेन व्हाई करके, या जो भी क्वेश्चन वर्ड आपका रहेगा उसकी अंग्रेजी वाक्य के पहले लिख देना है। उसके बाद आपको फार्मूला बता दे रहे हैं। ये फार्मूला है, कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड हो गया, उसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगता है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रहेगा, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब रहेगा, बीच में आप लोग नोट कर लेंगे। तो फिर से देख लीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रहेगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट करके लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। तो ये रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दो फार्मूला, जो दोनों सूत्र दिया गया है। तो इसका किस प्रकार से इसे दिया है आपका कि क्या वे खाना खा रहे हैं। अगर किसी को दूसरे तरीके से पूछते हैं कि वे खाना क्यों खा रहे हैं, तो क्यों की अंग्रेजी आप पहले लिख देंगे व्हाई वे है तो आर लगेगा, व्हाई आर दे टेकिंग टू फूड, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से इसका ट्रांसलेट आप कर सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अब इसके बाद आपका आता है इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव में कुछ है नहीं, केवल जहां जहां आप देख रहे हैं सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद केवल नॉट लग जाएगा, बाकी सेम वैसे ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। केवल सब्जेक्ट के बाद उसमें नॉट लग जाएगा। थोड़ा सा हम बता देते हैं कुल सूत्र, थोड़ा सा ऐसा नहीं कि नहीं तो अधूरा रह जाएगा, इसलिए हम इसमें नॉट का प्रयोग बता देते हैं कैसे होगा। इसके बाद अगला टेस्ट बढ़ाएंगे। तो अब हम लोग इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो उसमें थोड़ा सा कुछ देखेंगे। चौथा हमारा है इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस आप इसका जानते हैं कि प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्य, इसमें मीन्स प्रश्न भी पूछा जाता है और काम को करने से इनकार भी किया जाता है, उसको करने के लिए इनकार भी किया जाता है।
तो जैसे इसका फार्मूला केवल देखेंगे आप, जो सेंटेंस होता है उसे दो प्रकार से पूछा है। एक तो वाक्य के पहले क्या शब्द आता है और एक वाक्य के बीच में क्या कहा जाता। यदि वाक्य के पहले क्या शब्द, केवल थोड़ा सा लिखेंगे, यदि वाक्य के पहले क्या शब्द आता है, क्या शब्द आता है, तो उसके लिए आप सबसे पहले सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया प्लस नॉट हो गया प्लस मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म हो गया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, प्लस आईएनजी हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। इस प्रकार से देखेंगे कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। तो यदि अभी देख लेंगे कुछ कि क्या वे या क्या चपरास से घंटी नहीं बजा रहा है, इस प्रकार से इनसे कोई काम करने के लिए इनकार कर दिया जाएगा, तो ऐसे में आपका इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस होता है। अब दूसरा देखेंगे, ये दूसरा देखेंगे यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, वाचक शब्द, इसके लिए यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो इसके लिए इसके अंग्रेजी वाक्य के पहले लिखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। इसका फार्मूला देखेंगे, फार्मूला हो गया क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका सहायक ये सब्जेक्ट हो गया प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सॉरी इसमें नॉट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट हो जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो जैसे ऊपर वाला देखें सेम उसी तरीके से सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, आईएनजी हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। उसमें भी क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, आईएनजी हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। इन्हीं दो तरीके से आप इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस आप ट्रांसलेट कर सकते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस दो टेंस का समाप्ति हो जाता है। और थोड़ा सा भी इसमें एक पार्ट और बचा है, जैसे इन्वर्टेड ट्रूथ जो वाक्य होते हैं उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, केवल सहायक क्रिया लगा करके बता दिया था। जैसे कोई पद बताना हुआ कि मैं टीचर हूँ, मैं कुछ और हूँ, मीन्स कोई डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कुछ भी जो पद बताना होता है, स्टूडेंट हूँ, तो इन सब में जो है आपका ये जो ट्रांसलेट होता है उसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। डायरेक्टली आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए टीचर ऐसे करके आपको बता दिया था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है कि आईएनजी लगाया जाएगा या और कुछ, तो इसमें कोई परिवर्तन ऐसा नहीं होता है। तो जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ वाक्य होते हैं उसको थोड़ा सा उसका और नियम है, तो जिसमें हम ये बता रहे हैं शॉर्टकट में कि जैसे जितने भी पद होते हैं पोस्ट बताने के लिए आपको होता है कि किसी का पोस्ट बताना होगा, आपको किसी को पोस्ट के रूप में बताना होगा, तो इसमें क्या होता है कि आपको डायरेक्टली उसका ट्रांसलेट कर देना होता है, उसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है, केवल आपका जो पोस्ट रहेगा उसको बताना होता है, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं बताना होता है। तो इस प्रकार से हम देखें कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस समाप्त होता है। और इसके बाद अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की चर्चा करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की चर्चा करने से पहले अगर आप लोगों को थोड़ा सा अगर कहीं से थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा होगा या कहीं से कोई दिक्कत लग रही होगी तो आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएंगे कि हमको यहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो हम पे दोबारा वीडियो बना करके उसको संशोधन करके हम पूरा दोबारा उसको लोड करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसका पहचान तो पहले वीडियो में बता दिया है कि पहचान क्या होता है, कि जिस वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके, गया, गई, गए तथा है, हूँ आदि शब्द है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो इसका जो पहचान है एक बार हम फिर लिख कर भी बताया है, तो जिसको अगर दिक्कत लगेगी तो पहला वाला वीडियो जरूर देख लेंगे।
तो इस प्रकार से इसका पहचान, जिस वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके, गया, गई, गए तथा है, हूं आदि शब्द है उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसकी सहायक क्रिया जो है, सहायक क्रिया इसका है हैज और हैव है। हैज का प्रयोग सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है, मीन्स एक वचनकर्ता के साथ किया जाता है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, तथा हैव का प्रयोग प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। अब आपको पता होगा कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट कौन सा है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट कौन सा है। सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट, आर, एनी, नेम, और इसमें प्लूरल नंबर में आई, वी, दे, यू, आर, एनी ग्रुप। तो एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। एक वचनकर्ता में ही, सी, इट या किसी का नाम के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है, और बहुवचनकर्ता प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू, आर, एनी ग्रुप, इस आई, वी, दे, यू या किसी का समूह हो उसके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से इसका पहचान देखें हम, और सहायक क्रिया देखें। वाक्य बनाने का नियम में केवल इतना है कि सभी कर्ता के साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। और बाकी जैसे ही आप सब टेंस, दोनों टेंस आपको ट्रांसलेट किए अफर्मेटिव और नेगेटिव जितने भी सेंटेंस है, उसी प्रकार से सेम इसमें भी किया जाएगा। थोड़ा थोड़ा हम इसमें एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, उसके बाद फिर अगले टेंस से पहुंचेंगे। तो अब देखेंगे पहला अफर्मेटिव सेंटेंस आपका, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स आपको पता होगा होता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य होता है। इसमें केवल फार्मूला देखेंगे कि फार्मूला इसका है, क्योंकि जो नियम बताए हैं बस इतने हैं, नियम और कुछ है नहीं। कि हैज एक वचन के साथ प्रयोग किया था, है बहुवचन के साथ प्रयोग किया था, सभी कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया था। बस ये तीन चीजें नेसेसरी होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा फॉर्म प्रयोग किया था, सहायक क्रिया क्या है, किसके साथ सहायक क्रिया कौन सा प्रयोग किया जाता है, बस इतना। बाकी जितना भी आप पहले टेस्ट दूसरे टेस्ट से पढ़े हैं वही नियम होता है और कोई नियम नहीं होता, इसलिए डायरेक्टली आप फार्मूला देखेंगे। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, वही फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हैज अथवा है मींस हेल्पिंग वर्ब, हैज अथवा है। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो गया प्लस ऑब्जेक्ट। बस इतनी सी है केवल, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। आप इस पर कोई सेंटेंस रखेंगे उसका ट्रांसलेट आसानी से हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत आप लोगों की तो आप लोग जरूर कमेंट के माध्यम से बताएंगे। इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस भी आप जैसे अभी आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस की है सेम उसी प्रकार से रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। कि यहाँ पर सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसी प्रकार से देखेंगे कि अगर यदि वाक्य के पहले क्या शब्द आता है तो इसके लिए आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, और यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसका क्वेश्चन वर्ड जो होता है वाक्य के पहले आप लिखते हैं। उसके बाद सहायक क्रिया के साथ सब्जेक्ट के प्रयोग करते हुए अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। उसके बाद आपका इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस आता है। इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस में भी दो प्रकार के वाक्य होते हैं। एक तो होता है वाक्य के पहले क्या शब्द आता है तो इसके लिए आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है, चाहे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, चाहे फर्स्ट हो चाहे लास्ट हो, उससे मतलब नहीं हो। चाहे जो टेंस रहेगा सब में वही नियम रहता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट मींस अगर इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस है
कोई भी टेंस का अगर इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस है तो आप उसमें अगर दोनों तरीके से में से किसी भी तरीके से वाक्य पूछ रहा है, यदि वाक्य के पहले क्या शब्द आता है या वाक्य के बीच में क्या कहाँ कब जब लगा करके पूछ रहा है, तो वाक्य के पहले अगर क्या शब्द लगा करके पूछ रहा है तो उसके लिए आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य के बीच में क्या कहाँ शब्द लगा करके पूछ रहा है तो उसका अंग्रेजी आप क्वेश्चन वर्ड उसका मीन्स प्रश्नवाचक शब्द जितना रहेगा आप उसका पहले लिखेंगे, उसके बाद आप जितना ट्रांसलेट करते हैं उसी प्रकार से ट्रांसलेट करना है। उसके बाद इस प्रकार से देखेंगे आप, अगर दिक्कत नहीं लगे तो इस सेंटेंस पूरा समाप्त हो जाएगा एक ही सेंटेंस के साथ, क्योंकि और कोई नियम इसमें है नहीं, जितना नियम था हम नियम सब बता चुके हैं, इसलिए बार बार एक ही सेंटेंस का रिवीजन करना अच्छी बात नहीं, इसलिए हम इसको बताएंगे नहीं। अगर कभी आपको समस्या लगे तो आपको उसके कमेंट के माध्यम से बताएंगे, ठीक ना। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।